प्रीवियस सेशन में ये बातचीत की थी कि क्या हमारे पास प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने एक ओम का नियम को हमने यहाँ पर सत्यापित किया था कि जो आर है वो किसी भी परिपथ में लगे हुए चालक का प्रतिरोध है वो एक कांस्टेंट मान आएगा, यानी उसकी जो वैल्यू है वो एक नियतांक के बराबर होगी। ये ग्राफ ये शो करता है कि अलग अलग विद्युत धाराओं पर या अलग अलग सोर्स ऑफ ईएमएफ पे, वोल्टेज पे हमारे पास जो आर के मान है वो वेरी करेंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ओम का नियम किन किन जगहों पर सत्यापित होगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर पदार्थ है, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि ये डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध किसी पदार्थ के लिए क्या है। तो प्रतिरोध आर, इस पर हम जब बात करेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस चीज पे निर्भर करेगा। तो थोड़ा आपको आइडिया होगा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो पहली डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति है। इसका मतलब हुआ कि एक तो ये नेचर, जो नेचर है किसका, चालक का, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पहली बात। ठीक है, यानी आर डिपेंड करेगा किस पे, चालक की प्रकृति पे। अब चालक की प्रकृति में जैसे कि उसकी क्या लंबाई है, ठीक है, यानी हम अगर यहां पर एक आर लें, प्रतिरोध लें, तो लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई का मतलब है कि वो उसकी जो हमने लंबाई ली है वो कितना बड़ा है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो लंबाई और आर के बीच में एक संबंध है। किसकी लंबाई, चालक की लंबाई। यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आर समानुपाती है एल के। यानी प्रकृति किसी भी चालक की जो भी हो, उसका एक कंपोनेंट अगर हमने उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली एल, लंबाई चालक की, तो लंबाई जो होगी वो आर के साथ क्या संबंध रखेगी, आर समानुपाती होगी एल के। यानी लंबाई का मान अगर हम बढ़ाएंगे, प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाएंगे, तो आर का मान बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात कर लें इसका एरिया, जब लंबाई की बात हुई है तो इसका मतलब वहां पर एरिया की भी बात होगी। तो वहां पर इसका जो एरिया है, यानी एरिया का मतलब है जिसमें उसकी विड्थ भी शामिल है, चौड़ाई भी शामिल है ना। तो वहां पर जो इसका रोल है वो ये है कि आर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी जो भी हमने कंडक्टर चालक लिया है उस चालक का जो एरिया है, उस प्रतिरोध का जो एरिया है, वो क्या करेगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी पदार्थ की प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि एल और ए का बड़ा रोल है। इसी तरह से मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, यानी टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, ताप का मान कम ज्यादा हो रहा है, तो ताप के लिए भी जो आर है वो उसके साथ समानुपाती का संबंध दिखाता है। यानी जो ताप है अगर वो बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है ना। यानी लंबाई में चेंज होगा, तो लंबाई में अगर चेंज होगा तो ताप के कारण अगर होता है तो आर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो आर में जो भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वो ताप के चेंज होने पे बढ़ेगा या लंबाई के बढ़ने पे बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल अगर घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है, या इसको उल्टा कर लीजिए, अगर हम आर को घटाना चाहते हैं तो ए का मान हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रतिरोध बेसिकली इन तीन फैक्टर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उस समय यहाँ पर जो आर है वो समानुपाती हो गया एल अपॉन ए के। अगर हम इसको संबंध के रूप में देखें तो आर समानुपाती हो गया एल बटे ए के। एल क्या है, जहां पे चालक की लंबाई है, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी मतलब
उसका जो क्षेत्रफल है हमने थोड़ी देर के लिए लिया जहां से करंट होके गुजर रही है, तो उस क्षेत्रफल जिससे करंट होके गुजर रही है, आई होके गुजर रही है, वो एरिया ए है। तो उस एरिया पर ये जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको अगर मिला लें किसी कांस्टेंट से तो आर बराबर रो एल बटे ए। ये जो रो है, ये रो हम यहाँ पर बोलते हैं, इसका नाम है रजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है? रजिस्टिविटी, यानी ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। यानी इस चीज को आप समझना, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है कि जब हम इस आर को डिफाइन करेंगे किसी एक निश्चित स्थिति में, तो यहाँ पर निश्चित स्थिति ली हमने लंबाई को ले लिया, एरिया को ले लिया। अगर हम इनके मान को कांस्टेंट कर दें तो उस समय जो आपका, मान लीजिए ये 1 मीटर है, ये इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये 1 हो गया, एल अपॉन ए, तो ये 1 हो गया। तो जिस स्थिति में ये स्थिर हो जाएगा उस स्थिति में आर जो है वो रो के बराबर हो जाएगा, और इसका जो नाम है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। यानी आर अगर हमको डिफाइन करना है, मान लीजिए 1 ओम। ये ओम क्या है? ओम के नियम से इसका जो मात्रक है वो पड़ गया ओम के नाम पर, ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसको हम वैसे भी लिखते हैं, हमने क्या लिखा था वहां पे, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पीछे हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम R बराबर ज्ञात करना चाहते तो V बटे आई। V को नापते हैं किसमें? वोल्ट में, और I को नापते हैं एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं। और ओम का जो सिंबल है वो क्या है? सिंपल ऐसे को बना के देख, दिस इज योर सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी ये जो इकाई है आर की, उसका सिंबल है ओम जो है। आप चाहे ऐसे लिखिए ओम, चाहे आप सिंबल बना दीजिए, तो इससे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यहीं पर हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 ओम, यानी 1 ओम क्या है। तो 1 पर क्यों डिफाइन कर रहे थे इस चीज को, ये भी जानना जरूरी है। अभी हमने पीछे पढ़ लिया था कि हम 1 कूलम आवेश को पढ़ रहे थे, 1 वोल्ट को पढ़ रहे थे, है ना। इसी तरह से हम बात करेंगे 1 ओम। जैसे कि आपको पता है, हमने एक बात कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, यूनिवर्सल लॉस, है ना। किसी भी चीज को यूनिवर्सल लॉ हम क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल का मतलब है कि वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, किसी भी यूनिवर्स के लिए वो जो फैक्ट है, वो जो थ्योरी है, वो उसका मान क्या रहने वाला है? अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड कोई भी चीज को कहां पर लेना है, थोड़ी देर के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं एक निश्चित जगह पे। तो जब निश्चित जगह पे उसे डिफाइन करते हैं तो उसका नाम क्या हो गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मतलब, फिर से आप ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज को अगर वेल डिफाइंड करना है तो वेल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर सीधा सीधा हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ की। कोई भी नियम बना, चाहे ओम का नियम बना, चाहे जूल का नियम बना, चाहे न्यूटन के नियम बने, उन सभी नियमों को हमने कहां पर डिफाइन किया है? जैसे 1 न्यूटन यानी फोर्स को डिफाइन किया। जैसे हमने अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 ओम, तो 1 ओम को हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी चालक की उन भौतिक अवस्थाओं के लिए जहां पर सारे मान स्थिर लिए गए हों। तो निश्चित सी बात है कि जब हमने, मान लीजिए, वोल्टेज को 1 वोल्ट कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू दे दी, करंट को मान लीजिए हमने 1 एम्पियर कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया? 1 ओम, है ना। तो 1 ओम की परिभाषा कई बार 1 नंबर के लिए एग्जाम में आ जाती है, या इस पर बेस्ड छोटा छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि 1 ओम की अगर परिभाषा आती है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि किसी भी सर्किट में, जैसे आपको सर्किट बना के दिखाया था, किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पियर की करंट उत्पन्न हो रही है 1 वोल्ट पर, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा? 1 ओम होगा। जैसे कि आपने पीछे ग्राफ में भी देखा कि ये ग्राफ ऐसे सीधी लाइन आई थी ना, तो ये 0 से होकर गुजर रही थी, यानी 45 डिग्री पे ये थी। यहाँ पर अगर इसको ऐसा ले लें तो यहाँ V था, यहाँ I था, तो V बटे I का मान हर जगह पर स्थिर आएगा, यानी V बटे I बराबर R आएगा, क्योंकि ये 45 है, 10 45 अगर ये ले लें तो V बटे I, V का मतलब ये लंब,
ये आधा, तो V बटे I अगर हम कर लें तो यहाँ पर इसका बटे ये करें तो ये R का जो मान आएगा वो हर जगह यूनिफॉर्म आएगा। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम यही कहना चाहते हैं कि हर जगह पर एक स्थिर मान प्राप्त करने के लिए ये जो लाइन ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो ये बताती है कि R1 ओम तब होगा जब वहां पर 1 वोल्ट उत्पन्न करने के लिए 1 एम्पियर करंट जो है वो सप्लाई की जाए सर्किट में, और वहां पर उस समय वो जो चालक है वो जो भी प्रतिरोध उत्पन्न करेगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। आपको ये समझना है कि आखिरकार किसी भी सर्किट में प्रतिरोध किस चीज पे निर्भर करेगा? चालक की प्रकृति पे। अब चालक की प्रकृति में यानी उसका लंबाई हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया, वहां पर मौजूद टेम्परेचर हो गया, इन चीजों पर आर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी अलग अलग स्थितियों में ये आर हमें डिफाइन करना है। अब आखिरकार हम बात ये भी तो करें कि इस प्रतिरोध को हम जान रहे हैं तो इसका किसी भी सर्किट में क्या रोल है ना? किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में क्या रोल है? एक चीज ध्यान रखो कि विद्युत परिपथ से मतलब है कि हमारे चाहे वो घरों के बिजली के सर्किट हो, चाहे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो, या हमें कोई भी डिवाइस चलाने के लिए कोई परिपथ हमारे पास हो, कोई नेटवर्क हमारे पास हो, उस नेटवर्क में आर का मतलब है कि हम आउटपुट जब भी लेंगे, लोड हम जब भी लेंगे तो वो लोड डिपेंड करेगा इस पर, इसके मान पे। ठीक है, यानी इसका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि V वोल्टेज हमेशा समानुपाती होगा R के। ठीक है, हमने एक चीज ये भी पढ़ी है कि इसी में हमने ये भी जानने की कोशिश की थी, I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए क्यों लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी सर्किट को चलाने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसका मान बढ़ाया तो हमारे पास जो आर का मान है वो भी बड़ा होना चाहिए, वो भी बड़ा होना चाहिए। यानी आर का मतलब हुआ आउटपुट। आउटपुट में आप जो भी लेंगे वो अगर आपको बढ़ाना है तो तभी बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे, अगर ये सोर्स का वोल्टेज बढ़ाएंगे, बड़ा सोर्स लिया है तो उसके लिए आर भी बड़ा होना चाहिए। यहां देखें अगर, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इस आर का मान बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, आई का मान कम हो जाएगा। तो किसी भी सर्किट को चलाने के लिए अगर आउटपुट आपको ज्यादा बड़ा चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो उस समय करंट का यूज कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको उल्टा आप समझ लीजिए कि अगर हम कहीं पर आउटपुट बढ़ा लेना चाहते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस का लेना चाहते हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि जो अमाउंट ऑफ करंट है वहां पर वो ज्यादा खर्च ना हो, है ना? यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने घरों में भी देखे होंगे तो जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे प्लाग होते हैं, यानी जहां पर 5 एम्पियर यानी छोटी मशीन लगती है, और कुछ जो है वो बड़े पावर स्विच होते हैं, उनका नाम ही पावर स्विच है। तो जहां से हम ज्यादा पावर ड्रॉ करेंगे वहां ज्यादा एम्पियर लेंगे, है ना? जहां से हम कम पावर ड्रॉ करेंगे वहां पर हम कम एम्पियर का स्विच यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, हमेशा याद रखिएगा कि जो V है वो R के प्रोपोर्शन में चलेगा जब भी हम आउटपुट को देखेंगे। ठीक है, और जो हमारा I है वो R के क्या चलेगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। यानी हमें अगर ये मान बढ़ाना है तो ये घटेगा, ओबियस सी बात है, अगर ये ज्यादा करना है तो इसका मान कम लेना होगा। तो ये डिपेंड करता है किसी भी डिवाइस पे कि आपको घर में मान लीजिए अपना आयरन चलाना है, प्रेस चलाना है, ओवन चलाना है, तो उनके इनपुट वोल्टेज पे यानी उनको कितना मिनिमम वोल्टेज चाहिए उसको देखते हुए हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट मतलब जो हम ले रहे हैं, यानी बल्ब हमने ऐसा समझ लीजिए 60 वाट का बल्ब जला रहे, या 100 वाट का बल्ब जला रहे, या 200 वाट का बल्ब जला रहे, तो उसकी पावर के हिसाब से आर को डिफाइन करते हैं, प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं। तो अब ये डिफाइन कैसे होता है, इसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर को हम कैसे किसी भी सर्किट में संयोजित करेंगे। तो इसके संयोजन की बात करेंगे कि हम कैसे जो है कंबाइन करेंगे इसको, या किसी भी आर को हम किसी सर्किट में कैसे यूज करेंगे।
ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के मान पर हमने देखा था, जो हमारा ग्राफ था, इसी के मान से हमें ये यूनिफॉर्मिटी चाहिए। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि हमारा जो v और i का रेशियो है, अनुपात है, वो r को डिफाइन करे। तो यहाँ पर जो R है उसका कॉम्बिनेशन किसी भी सर्किट के लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली दो तरह के दिखाए गए हैं। जैसे आपके जो कोर्स में है वो है श्रेणी क्रम, यानी R को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अलग अलग जो हमारी डिवाइसेस हैं उनके जो R हैं उनको हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। इसी तरह से हमारे पास दूसरा है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में भी हम R को जब यूज करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि डिवाइस जब हम लगाएंगे, कोई भी यंत्र या कोई भी आउटपुट हम जब ले रहे हैं, तो उसमें जो मशीनें हमने यूज करी हैं वो किस क्रम में लगाई हुई हैं, ये ध्यान रखना है। R से मतलब एक डिवाइस में लगा हुआ वो कारक है जो उसमें वोल्टेज के कारण को ढूंढेगा, यानी वोल्टेज को नापेगा या I को नापेगा। ठीक है, यानी अगर हमने V को मेजर किया है तो V देखेंगे, या हमने I को मेजर किया है तो I को देखेंगे। I और V दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि अगर हमको V का मान चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, या हमने V का मान स्थिर रखना है तो क्या करेंगे, I बदलेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, V बदलेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन लेंगे। ये कॉम्बिनेशन जानना जरूरी है, जो डिपेंड करेगा R पे। तो R यानी प्रतिरोध का हमें ये रोल देखना है कि किसी भी सर्किट के लिए वो कैसे उसको हम जोड़ेंगे, किसी भी सर्किट में उसे कैसे जोड़ेंगे। तो दो क्रम हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहला जो क्रम है वो श्रेणी क्रम बताएंगे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी मतलब सीरीज है। श्रेणी क्रम में आर का संयोजन श्रेणी क्रम में, यानी प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 है, इनकी कुछ वैल्यूज हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ भी वैल्यू दे दो, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम, कुछ भी आप दे सकते हैं। R1, R2, R3 मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, कुछ भी और वैल्यू आप दे दीजिए। यानी ये अलग अलग मान के प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों का हम संयोजन करेंगे। तो पहला हम संयोजन ले रहे हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का मतलब है कि सीधा सीधा इनको क्रम में जोड़ेंगे, 1, 2 और 3, है ना। ऐसे आप कितने भी जोड़ सकते हैं। और इसको हम जोड़ देंगे किसी सोर्स से। सोर्स का मतलब यहां पर ध्यान रखना, ये वोल्टेज का सोर्स है, यानी बैटरी है। सर्किट में हमने एक की लगा दिया। तो अब क्या होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, जब की ऑन होगा तो यहां से करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में आई। हमने थोड़ी देर पहले जब रूल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल होते हैं, यानी जो उसके ये पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स हैं, उसके 2 कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी एक यहाँ पर है, एक प्लस टर्मिनल पे जुड़ा है, एक माइनस टर्मिनल पे जुड़ा है। तो इन टर्मिनल पे वो जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पढ़ा था कि विभवांतर पैदा हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो करंट का मान है वो चेंज हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहां पर चेंज हो जाएगा, इसी तरह से यहां पर चेंज हो जाएगा। यानी कि आई का जो वैल्यू है यहां पर क्या हो जाएगा, एक सोर्स लगने से जो है, जैसे यहां पर हम आई का वैल्यू देखेंगे तो आई का वैल्यू यहां पर क्या होता चला जाएगा हमारे पास, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो डिपेंड करेगा कि हमने उसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या बदलने वाला है, वोल्टेज। यहाँ पे क्या बदलने वाला है, वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर की बात की ना हमने, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होंगे वो अलग अलग होंगे। तो R1, R2, R3 को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, यानी नेक टू नेक जब उनका कॉम्बिनेशन करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंस आया उसको हम कैसे देख रहे हैं यहाँ पे,
जो V है वो V इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तो होगा, यानी टोटल वोल्टेज, यानी वोल्टेज का सोर्स तो एक ही है, तो एक सोर्स से निकलने वाली जो वोल्टेज है वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इनका सम क्या होगा, सीधा सीधा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर I का जो मान है वो इसके अक्रॉस IR1 है ना, ये V1 का मान होगा, इसी तरह से यहाँ पर जो होगा वो V2, इसी तरह से यहाँ पर। तो इसका हम यहाँ पर मान निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे हम देखेंगे कि ये क्या आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम V1 देखेंगे तो ये हो गया IR1 ये वाला, इसी तरह से हम V2 देखें तो ये क्या हो गया IR2, इसी तरह से हम V3 देखें तो V3 क्या हो गया IR3। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन में हम इन मानों को यूज कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 है, प्लस और भी अगर लगे होंगे तो। अब इन मानों को रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस सो ऑन। और ये टोटल जो कंबाइंड होंगे तो जब हम इस पूरे का मान देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। और ये V किसके बराबर होगा, यानी कुल करंट और कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होंगे वहां पे उन सब का भी तो सम होगा, इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर I कॉमन ले लीजिए, आपका क्या हो गया अंदर R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, ये हो गया आपका I और R। तो I और I दोनों तरफ क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी I का मान तो चेंज नहीं हुआ, R का मान चेंज हुआ है ना, तो ये इससे कट जाएगा इक्वल होने की स्थिति में। तो R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। तो किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उस समय जो है ये वैल्यू आपकी हो जाएगी R बराबर R1 प्लस R2। इसी तरह से अगर हम इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको ऐसा देख लेते हैं, अगर हमने इसी क्रम को समांतर क्रम में जोड़ दिया, इन्हीं प्रतिरोधों को हमने ऐसे जोड़ दिया बस, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसी करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, करंट का जो मान है वो चेंज होगा, I1 I2 I3, ठीक है। बाकी सेम सर्किट है, यहाँ पर आपका एक सोर्स ऑफ वोल्टेज है E या V, तो यहाँ पर आपका जो है V क्या होगा कांस्टेंट, लेकिन I का मान चेंज होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके, V स्थिर रहेगा इसमें। अब यहाँ पर सेम वही चीज आपको करना है कि जो आपका I1 है वो क्या होगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ओम का नियम यूज करना, ये होगा V बटे R, क्योंकि V चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 बाई R, क्योंकि V दोनों तरफ कांस्टेंट है तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। यानी कि क्या हुआ, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन। तो अभी हमने इस सेशन में क्या सीखा कि प्रतिरोधों को हम कैसे संयोजित करेंगे, और उसके लिए दो क्रम बताए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो रिलेशन आया उसको हमने यहाँ पर डिराइव किया, और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे अगले सेशन में हम उन न्यूमेरिकल पर बात करेंगे कि कैसे जो है किसी भी सर्किट में लगे हुए प्रतिरोधों के मान से हम अलग अलग तरह के मानों को ज्ञात कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो इसको अगले सेशन में बात करेंगे।